सितंबर 2022 के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युद्ध का एरा नहीं है, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था। उसके बाद मामला बहुत गरमाया। लोगों ने सोचा कि भारत ने रशिया का साथ छोड़ दिया है और पूरी तरह से वेस्ट की तरफ चला गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गौर करें तो रिसेंटली कंक्लूडेड म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा था कि भारत जो है स्मार्ट चॉइसेस अपना रहा है। भारत के पास मल्टीपल चॉइसेस है और भारत उनको अपनाता रहेगा। You still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. इसका ये मतलब नहीं है कि भारत रशिया का साथ छोड़ रहा है, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि भारत यूएसए वेस्ट के साथ नहीं है, और या भारत जो है किसी भी तरह के युद्ध के पक्ष में है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज का मुद्दा हमारा यही है कि क्या भारत कंटिन्यू करेगा रशिया के साथ? क्या भारत बिल्कुल वेस्ट की तरफ चला जाएगा, या भारत मिडिल पाथ लेता रहेगा? तो बात शुरू करते हैं कि जब भारत रशियन खेमे में था, तो इसमें आपको एक बहुत क्लियर कट बात बता दूं कि हालांकि भारत कहता था कि हम नॉन अलाइंड हैं, बट एक तरीके से देखा जाए तो हम अलाइंड थे और हम रशियन खेमे में थे। इनफैक्ट आज के ज़माने में हम ट्रूली नॉन अलाइंड अपनी पोजीशन रख रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं, तो जब हम रशिया के साथ थे तो हमारी जो उनके साथ जो पोजीशन थी, जो दोस्ती थी, जो पार्टनरशिप थी, वो तीन बातों पे, तीन पिलर्स पे टिकी हुई थी। उसमें तो एक बहुत ही जाहिर सी बात है। फर्स्ट वन जो है वो है उनका आर्म्स सेल्स टू इंडिया। जी हाँ, भारत को सबसे ज़्यादा जो आर्म्स सेल हो रही थी वो रशिया से हो रही थी। दूसरा था उनका सपोर्ट। भारत की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उसमें स्पेशली हैवी इंडस्ट्री में उन्होंने भारत को बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइडेंस दी। और तीसरा जो था वो था ग्रुपिंग। जी हाँ, जब कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी तो भारत, रशिया और कुछ और देश जो थे वो एक ग्रुप में आ गए थे, और यूएसए, चीन और पाकिस्तान और इस तरह के और दूसरे देश जो थे वो दूसरे ग्रुप में आ गए थे। लेकिन क्या ये बात चलती रही? क्या ये दौर चलता रहा? तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप गौर करें, यूएसएसआर के ब्रेकअप होने के बाद जो रशिया बन के उभर के सामने आया, उसमें हमारे पास, भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन रह गया था, जो मैंने तीन आपको गिनाए थे। वो था आर्म्स की परचेज का ऑप्शन रशिया के साथ। उसके अलावा रशिया बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर भारत को नहीं कर सकता था। रशिया डिक्लाइन की तरफ था और भारत जो था वो आगे बढ़ता हुआ उभरने की तरफ था। साथ ही इसमें कई और नई रियलिटीज़ उभर के सामने आ रही हैं। उसमें एक तो है रशिया और चीन का जो गठजोड़ है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अगर आप देखें तो उनके पास एक कॉमन एनिमी है, वो है यूएसए एंड वेस्ट। हालांकि भारत जो है इस बारे में कुछ और राय रखता है। साथ ही भारत भी ये सोचने लगा कि अगर जो भारत और चीन के बीच में जो दुश्मनी चल रही है, जो राइवलरी चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, अगर किसी दिन रशिया को उसमें साथ देना पड़ा तो वो किसका साथ देगा?
क्योंकि अगर आपको याद हो तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो G8 के एक समिट में नहीं गए थे और मना कर दिया था जाने से उन्होंने। इनफैक्ट वो चीन चले गए थे और जहां पर उन्होंने चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनके साथ नो लिमिट फ्रेंडशिप लिए हाथ बढ़ाया था और उसके बाद से उनके जो संबंध हैं ये घनिष्ठ होते चले गए। बहरहाल ये पूरा किस्सा शुरू कहां से हुआ, ये कैसे ये ग्रुपिंग हुई, कैसे ये आगे बात बढ़ी, उसके ऊपर गौर करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं रशिया के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल जेरासिमोव, उन्होंने एक अपनी डॉक्ट्रिन दी थी हाइब्रिड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन। तो लोग कहते हैं कि आज जो वर्ल्ड है जो चल रहा है ये जेरासिमोव डॉक्ट्रिन के कारण ही चल रहा है। लेकिन मैं इससे थोड़ा मतभेद रखता हूं। मैं कहूंगा कि यस, जेरासिमोव जो डॉक्ट्रिन है हाइब्रिड वॉरफेयर की वो पार्ट एंड पार्सल बन गई है आज की डिप्लोमेसी में, आज की वॉरफेयर में। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक समय फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं रशिया के येवजेनी प्रिमाकोव, ये उनकी डॉक्ट्रिन है। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर टूट के रशिया और कई अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, तो उन्होंने एक अपनी डॉक्ट्रिन दी कि क्यों नहीं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ें, क्योंकि वो भाप गए थे कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसमें कई सारे हेड्स होंगे, कई लीडिंग कंट्रीज होंगे और ये कंट्रीज इनको हेड करेगा रशिया और जो अगेंस्ट होएगा वेस्ट के और यूएसए के। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत और चीन जो है इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वो रशिया से भी आगे चले जाएंगे। लेकिन रशिया ने बहुत समझदारी दिखाई और वो भाप गए कि ये स्थिति किस तरफ जा रही है। इसीलिए उन्होंने चीन का साथ ज़्यादा देने की सोची बनिस्बत इसके कि वो भारत का साथ दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरी जो पिछली हिस्ट्री थी उसके ऊपर गौर फरमाया। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर एक केवल यूएसए नहीं था बल्कि दो मेजर एनिमी थे उनके, यूएसए एंड चाइना। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से सुलझाया कि दो दुश्मन से एक दुश्मन भला, और जो कि बिल्कुल उनकी सदर्न सीमा पे लगता है और एक शक्तिशाली देश है। तो इंस्टेड ऑफ कि उसके साथ आप दुश्मनी रखें, आप उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लें। तो ये एक बहुत समझदारी का काम किया और ये भारत उनको ये ऐसा ऑप्शन नहीं देता था। हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो रशिया ने हमेशा रिलक्टेंस दिखाई है भारत का साथ देने में जब चीन की बात आती है। यहाँ तक कि 1962 की जो वॉर हुई थी चीन के साथ, उसमें भी रशिया किसी का साथ नहीं दे पाया था। जबकि अगर आपको पता हो कि 1962 एंड में रशिया और चाइना अपने अपने रास्ते निकल लिए थे। जी हाँ, उनके रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। अब मजे की बात यह है कि चीन जो है उसने हमेशा से अपने को रूस से या यूएसएसआर से एक बड़ी पावर समझा है, जबकि वो थी भी नहीं। और बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जून 1960 में, तो वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे ख्रुश्चेव, उन्होंने चेयरमैन थे माओ, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी और उनको बहुत बुरा भला कहा था। इसका बदला लेने के लिए उसी साल नवंबर में मॉस्को में कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 81 कंट्रीज़ की, और उसमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे चीन से, उन्होंने ख्रुश्चेव को बहुत ही बुरा भला कहा। बहरहाल जब 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप यूएसए के ऊपर अटैक करिए। जब यूएसएसआर ने अटैक नहीं किया तो उन्होंने यूएसएसआर से संबंध तोड़ लिए। अगर हम वापस आए
भारत और रशिया या यूएसएसआर के रिलेशनशिप की तरफ, तो 1953 तक, जब तक स्टालिन जिंदा थे, कोई भी रिलेशनशिप हमारा रशिया के साथ नहीं था, क्योंकि स्टालिन जो थे वो सोचते थे कि भारत जो है वो वेस्ट का एक पॉन है, एक कठपुतली है। खैर, ये बात आगे बढ़ी जब स्टालिन की डेथ हो गई और 1955 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ख्रुश्चोव एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे निकोलाई बुल्गारिन, वो भारत आए और यहाँ पे फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई और उसके बाद से लेकर आज तक उस रिलेशनशिप ने मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान पाकिस्तान यूएसए की तरफ गिरता चला जा रहा था। वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएटो, ये सब साइन करते जा रहे थे और उनके संबंध जो थे वो घनिष्ठ होते जा रहे थे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1955 से 1991 तक 66% जो भारत के आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहे थे वो यूएसएसआर से आ रहे थे, और इवन उसके बाद भी 2021 तक 65% जो आर्म्स एंड एम्युनिशन थे वो यूएसएसआर से आ रहे थे। हालांकि अपनी पीक से ये 50% डाउन थे इंपोर्ट्स 2022 तक, लेकिन 2000 और 2021 के बीच में 50 जो थे डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड पैक्ट्स हुए थे भारत और रशिया के बीच में। इसी बीच भारत जो था उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा था रशिया से। वहाँ से हमारे को एयरफोर्स के प्लेन्स जो थे वो हम यहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहे थे। बहुत सारे आर्मी के टैंक्स अतिरिक्त हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और नेवी जो थी उसको जो पहली न्यूक्लियर सबमरीन मिली थी वो भी रशिया से ही मिली थी, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। इसके साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हमने रशियन से बहुत कुछ सीखा, और जिसका नतीजा है कि ब्रह्मोस जो है इस समय भारत का एक मेन स्टे बन रहा है। 1971 तक बातें कुछ और करवट लेने लगी थी। भारत और रशिया ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया था, और जिसके तहत जो 1971 की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, रशिया ने भारत का साथ दिया था। इसीलिए भारत ने भी रशिया का हमेशा साथ दिया। जो 1979 का अफगानिस्तान का जो इन्वेजन हुआ था उसमें भारत ने रशिया का साथ दिया, और वहाँ के जो मुजाहिदीन थे उनका भी खुल के साथ दिया। लेकिन आज स्थिति कुछ बदल गई है। रशिया काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पावर वाइज ऑल्सो। तो अगर आप देखें तो रशिया बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं करता है भारत को। इस समय हम ऑयल ले रहे हैं वहाँ से, यस, और हम उनके आर्म्स जो है, एम्युनिशन जो है उसको ले रहे हैं, लेकिन ये संख्या धीमे धीमे बहुत कम होती जा रही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर उनके पास फिनेंसेस नहीं है तो उनके पास R&D नहीं है। R&D नहीं है तो उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि पहले सस्ता होता था और ऑलमोस्ट एट पार होता था वेस्ट के, वो अब नीचे आके क्वालिटी वाइज या परफॉर्मेंस वाइज वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। फिनेंशियली ऑल्सो अगर देखें तो 2003 तक चीन जो था ये यूएसए को सरपास कर गया था, और भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो था वो चीन से कर रहा था। सेकंड नंबर पे यूएसए आ रहा था, और थर्ड नंबर पे, और एक्चुअली इनफैक्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट था जो कि रशिया से आ रहा था। और एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए जो था नंबर 1 पे था, चीन नंबर 2 पे था, और रशिया नंबर 3 पर था। 2020 में जो भारत ने रशिया से इंपोर्ट किया है वो लगभग $6 बिलियन का था, और जो एक्सपोर्ट किया है वो $3 बिलियन का था, अगर आप आर्म्स एम्युनिशन को ना मिलाएं। तो दैट मीन्स कि जो बायलैटरल ट्रेड था जो हमारा,
वो केवल 9 बिलियन या उससे भी कम था। इसको अगर आप कंपेयर करें तो रशिया और चीन का जो बायलैटरल ट्रेड था वो $100 बिलियन था और भारत और यूएसए का जो बायलैटरल ट्रेड था वो $120 बिलियन था। साथ ही 2000 से लेकर 2021 तक रशिया से केवल $1.26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है भारत में, जबकि $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है यूएसए से। तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया है भारत और रशिया के संबंधों में और भारत और यूएसए के संबंधों में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इनफैक्ट भारत और यूएसए का जो रिलेशनशिप इस समय है ये रीबैलेंसिंग एक्ट है भारत और रशिया का जो संबंध है। लगभग 24 साल पहले भारत और यूएसए के बीच में जो संबंध है उसमें बहुत बड़ा मोड़ आया था जब वहाँ के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत विजिट पे आए थे। लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि ये एक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड रिलेशनशिप कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अगर आप गौर करें तो पिछले साल अक्टूबर में जो यूएसए के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चले गए थे कुछ दिनों के लिए। उन्होंने बहुत वहाँ पे पब्लिसिटी की और खुल के उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बुलाया, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो ये एक उनकी कह लीजिए एक फितरत है, एक आदत है, किसी तरह से जो आपके पार्टनर है उनको अनसेटल किया जाए। लेकिन भारत जो है इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यूएसए को याद रखना चाहिए कि अगर क्वाड में कोई मेंबर है जो कि चीन को चुनौती दे सकता है तो वो केवल भारत है, ना तो वो जापान है, ना ही वो ऑस्ट्रेलिया है। साथ ही जो यूएसए है ये भारत को कंटिन्यूसली कहता रहा है कि डू मोर। और डू मोर का मतलब यही है कि आप रशिया से अपना संबंध तोड़िए, आप हमारी तरफ फुल्ली आ जाइए, कंप्लीटली आ जाइए। पर लेट अस सी कि यूएसए ने भारत के साथ क्या क्या किया है। तो उसमें देखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माइलस्टोन्स भारत और यूएसए के बीच में हुए। उसमें जो क्रिटिकल है उसके बारे में बात करते हैं। 2002 में एग्रीमेंट था सेफगार्ड शेयर्ड मिलिट्री इंफॉर्मेशन का। 2005 में प्रेसिडेंट बुश जो थे ये भारत आए थे। 2008 में 123 एग्रीमेंट जो फेमसली जाना जाता है यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो साइन हुआ था। 2010 में भारत यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन भारत आके साइन करके गई थी और काम किस पे हुआ? ठेंगा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत वादे हुए, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या टीओटी कह लीजिए नहीं हुई। अमेरिकन आए, उन्होंने आपको हैवी लिफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचे। अमेरिकन आए, उन्होंने आपको एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर्स बेचे। अमेरिकन आए, उन्होंने आपकी नेवी को हेलीकॉप्टर्स बेचे और अलग अलग तरह की चीज़ें बेची और चले गए। कोई लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं। तो मुद्दा वापस वही आता है कि ये कैसे सोचता है यूएसए कि भारत जो है रशिया को छोड़ देगा, जिसने कि पिछले 7 डिकेड से 7 दशक से भारत का अगर खुल के साथ चीन के अगेंस्ट नहीं दिया है तो बाकी हर मामले में दिया है और कम से कम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा दिया है। तो टाइम आ गया है कि यूएसए अपनी स्ट्रेटेजी को रिविजिट करे। टाइम आ गया है कि यूएसए जो है अपनी बातों को दोहराए, क्योंकि ये टाइम 2024 का है, ये 2000 भी नहीं है और 1990 भी नहीं है और 1980 भी नहीं है। भारत बहुत कर रहा है
और अपने गुंजाइश से ज़्यादा आगे बढ़ के कर रहा है। अगर आप गौर करें तो वॉस्टॉक 22 जो एक्सरसाइज हुई थी, जो रेगुलर एक्सरसाइज थी रशिया, चाइना और भारत के बीच में, उसमें भारत ने केवल टोकन 72 सोल्जर्स भेजे थे और नेवल कंपोनेंट 0 भेजा था, क्योंकि भारत चाहता था कि यूएसए एज वेल एज जापान जो है इससे हर्ट ना हो। भारत जो है हर चीज पे नजर रखे हुए है। भारत अगर ऑयल खरीद रहा है तो भारत की रिक्वायरमेंट है। अगर आप दूसरी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप भारत की ऑयल खरीदने की बात पे भी ज्यादा गौर ना करें। तो यही कहूंगा मैं कंक्लूजन में कि भारत जो है इसको जो मिडिल पाथ ले रखा है ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि रशिया से संबंध ऐसे खराब करने या खत्म करने का ऐसा कोई टाइम नहीं आया है। वो टाइम तब आएगा जब रशिया जो है चीन के साथ खुलेआम खड़ा होएगा भारत के लिए, और उस टाइम के, उस समय के आने की अभी बहुत ज़्यादा दूरी है। और तब तक भारत जो है रशिया का साथ देगा। लेकिन जो मेन इसमें मुद्दा है कि यूएसए, यू हैव टू डू द वॉक द टॉक, नॉट इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।